हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 साइंस के विषय का अध्याय 11 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, इस लेसन में 2021-22 में कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया गया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे जो है कौन सा डिलीटेड पोर्शन है। ये मानव नेत्र जो है आपको बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, इस पे क्रॉस लगा लीजिए। नेक्स्ट पेज पे भी देखिए, ये भी आपका नहीं है। समंजन क्षमता भी नहीं करनी आपको, ठीक है, ये समंजन क्षमता भी नहीं है। उसके बाद दृष्टि दोष भी नहीं करने आपको, ठीक है। ये देखिए, कोई भी दृष्टि दोष जो है आपको नहीं पढ़ने इस टर्म में। ये ज़रा दूरदृष्टिता, ठीक है। अब यहाँ से ये क्वेश्चंस ये वाले भी नहीं करने, तो ये सारा पोर्शन आपका डिलीटेड है। उसके बाद आता है प्रकाश में प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से अब लेसन जो है अपना स्टार्ट करेंगे। आप अध्ययन कर चुके हैं कि एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने वाला पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम आयताकार कांच का स्लैब लेते हैं, उसमें से प्रकाश गुजरता है तो वो किस प्रकार जो है अपवर्तित होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठों के लिए, जैसे कि कांच के स्लैब में होता है, अपवर्तित किया आपतित किरण के समांतर होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे आयताकार स्लैब जो था उसमें क्या होता है, पृष्ठ कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। तो उसमें समांतर होते हैं तो अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है। तथापि पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म क्या होती है, वो तिकोनी होती है, उसके तीन ये इसे तिकोनी होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिज्म। किस तरह अपवर्तित होगा, कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म का पर विचार कीजिए। इसके दो त्रिभुजाकार आधार और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। जो प्रिज्म होती है उसके दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं और तीन जो है आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं, ठीक है। इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, जो दो पार्श्व फलक होते हैं उनके बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा अध्ययन करें कि कांच के त्रिभुज प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम प्रिज्म में से प्रकाश गुजारते हैं तो वो किस तरह से अपवर्तित होगा, उसका अपवर्तन कैसे होगा। तो पहले हम ये एक बार ये वाला भी पढ़ लेते हैं। पहले इसमें जरा सोचिए, ठीक है। अद्भुत वस्तुओं का वर्णन करते आप जिन्हें देख सकते हैं आप, चमकीला है दीप्त सूर्य कहते हैं यह आप, अनुभव में मैं भी करता दीप्त सूर्य का ताप, पर समझ ना पाया अब तक ये मैं बनाता कैसे यह दिन और रात, ठीक है। तो ये जो है एक कविता की पंक्तियाँ ली गई हैं। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, नेत्र के बारे में। हमारा नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। क्या आप जानते हो कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी कुछ घंटे तक उसके नेत्र जो है वो जीवित रहते हैं। अपनी मृत्यु के पश्चात दान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। अगर कई लोग आप देखते हो कि वो संकल्प लेते हैं कि हमारे मृत्यु के बाद हमारी आंखें जो हैं वो दान कर दी जाएं, तो इससे क्या होता है कि मृत्यु के बाद भी उसकी आंखें जो हैं वो किसी नेत्रहीन व्यक्ति को जो है उजाला दे सकती हैं, उसमें देखने की क्षमता दे सकती हैं उसको। विकासशील देशों में लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं और उनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है, ठीक है। कॉर्निया अंधता से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया से प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। मतलब जिसमें कॉर्निया की अंधता होती है, कॉर्निया के कारण उसको नज़र नहीं आता, कॉर्निया में प्रॉब्लम हो जाती है, उस अंधता को हम
कैसे कर सकते हैं, कॉर्निया का प्रत्यारोपण, मतलब कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसके आँख में, और उससे जो है वो देखना शुरू हो जाता है उसे। इन 45 लाख व्यक्तियों में 60% बच्चे 12 से कम आयु के हैं। अतः यदि हमें दृष्टि का वरदान प्राप्त है तो क्यों ना हम उन्हें अपने नेत्र देकर जाएं जिनके पास दृष्टि नहीं है। तो ये जो है हमें देखने की जो क्षमता है, ये हमें एक क्या कहते हैं, प्रकृति का एक वरदान मिला हुआ है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम अपने जाने के बाद ये जो हमें प्रकृति ने वरदान दिया है, हम किन्हीं दूसरे व्यक्तियों को देके जाएं ताकि वो जो है संसार को देख सकें। तो नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप नेत्रदान, आपने संकल्प लिया कि मैंने नेत्रदान करना है, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला है, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है, मतलब उसकी कुछ भी एज हो सकती है, वो मेल है, फीमेल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं, कि जिनको मोतियाबिंद था, उन्होंने ऑपरेशन करवाया, या जो चश्मा लगाते हैं वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी और वे व्यक्ति जिनके कोई संक्रामक रोग नहीं है भी नेत्रदान कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को कोई संक्रामक रोग है तो उसमें कुछ जो है मनाही होती है, वो नेत्रदान नहीं कर सकता क्योंकि संक्रमण दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी चला जाएगा। लेकिन अगर किसी में कोई संक्रामक रोग नहीं है, बीपी, शुगर वगैरह ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रामक नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है वो नेत्रदान कर सकता है। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए, अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित कर देना चाहिए। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और जो व्यक्ति जो है इच्छा रखता था कि मैं अपना नेत्र दान करूंगा, तो उसके संबंधियों को क्या करना चाहिए कि किसी भी जो पास का नेत्र बैंक है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, और वो आके क्या करते हैं, उस मृत व्यक्ति में से उसके नेत्र निकाल लेके जो है वो चले जाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति पर वो प्रत्यारोपण कर देते हैं। तो ये सारा काम जो है मृत्यु के 4 से 6 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी। तो वो क्या करती है टीम कि जो हॉस्पिटल में या होते हैं अगर, तो हॉस्पिटल में निकाला जाता है, या फिर वो घर पे आके जो है उनके नेत्र जो है वो निकाल के ले जाते हैं। नेत्र निकालने में मात्र 10-15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है तथा इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता। तो ये बहुत सरल प्रक्रिया है, 10-15 मिनट लगते हैं इसमें, और इसमें चेहरा जो है वो खराब नहीं होता। ये ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, जल भीति, तीव्र ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ, हैजा, तानिका शोथ या मस्तिष्क शोथ से संक्रमित हैं या जिनकी इनके कारण मृत्यु हुई हो, नेत्रदान नहीं कर सकते। तो ये जो बीमारियां हैं, ये वाले व्यक्ति जो है नेत्रदान नहीं कर सकते। नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा उन्हें वितरित करता है। कि नेत्र बैंक जो नेत्र लेके जाता है, पहले उसको चेक करता है, फिर उसको जिस व्यक्ति को लगाना होता है वहाँ पे वो भेजा जाता है। सभी दान किए गए नेत्रों का चिकित्सा के उच्च मानदंडों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे ना उतरने वाले नेत्रों को महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। कि जब ये हम उसका मूल्यांकन करते हैं लैब में, और अगर वो मूल्यांकन पे वो नेत्र जो है खरा नहीं उतरता, तो वो वेस्ट नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन में खरा नहीं उतरा तो उसका हम प्रत्यारोपण जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो वाला जो नेत्र है उसको वेस्ट भी नहीं, फेंक नहीं दिया जाएगा, उसको कहाँ भेजा जाता है, अनुसंधान और चिकित्सा क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उस पे ऊपर स्टडी करते हैं। दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाले दानों की पहचान को गुप्त रखा जाता है। तो मतलब जिसकी आँख जिसने दान दी है उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है, और वो नेत्र जिसको लगा है उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है। नेत्रों का एक युगल
कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक की दृष्टि प्रदान कर सकता है। मतलब एक जोड़ा 2 आंखें जो है वो, अगर कॉर्निया अंधता से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो वो 4 ऐसे व्यक्तियों को एक जोड़ा जो है वो मदद करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई नेत्रदान हमें कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अब इसके बाद हम ये जो आपका ये टॉपिक है प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, उसको स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हम पहले एक क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी, अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और उसमें ये जो आप नोट यहाँ से समझ लीजिए। क्रियाकलाप 11.1, एक ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की सहायता से सफ़ेद कागज़ की एक शीट लगा ली। मतलब आपने एक शीट लेनी है, शीट ली और उसके चारों तरफ जो है ड्राइंग पिन्स जो है वो लगा के उसको फिक्स कर दिया। इस शीट पर कांच का प्रिज्म इस प्रकार रखिए कि इसका त्रिभुजाकार फलक आधार बन जाए। ये देखो यहाँ पे हमने ये वाला जो है आपका, ये देखिए ये प्रिज्म जो है, ये देख लीजिए, ये सोच लीजिए ये शीट है, शीट के ऊपर हमने प्रिज्म रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये प्रिज्म है। प्रिज्म को हमने इस तरह रखना है कि उसका त्रिभुजाकार फलक जो है, मतलब नीचे वाली साइड जो है वो तिकोनी हो, उसको आधार बना देना है हमने। ठीक है, एक पेंसिल का प्रयोग करके प्रिज्म की सीमा रेखा खींचिए। मतलब जैसे यहाँ पे आपने ये प्रिज्म रखा, पेंसिल से लेके चारों तरफ इसके लाइन लगा ली और वो प्रिज्म को आपने उठा लेना है। ठीक है, प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक पृष्ठ AB से कोई कोण बनाती हुई एक सरल रेखा खींचिए। तो वो जो प्रिज्म हमने उठा ली थी, ये पेंसिल से जो निशान लगा था, इससे हमने कोई भी एक रेखा यहाँ पे, इस जैसे ये वाली हमने खींची हुई है PF वाली, ये वाली। ठीक है, ये रेखा खींच लेनी है कोई भी, किसी भी कोण से। ठीक है, रेखा PE पर दो पिनों बिंदु P और Q पर गाड़िए, जैसे कि चित्र 11.4 में दर्शाया गया है। यहाँ पे हमने एक लाइन खींची थी, इस लाइन पे यहाँ पे P पे और Q पे 2 जो ऑल पिन्स आते हैं वो हमने यहाँ पे ठोक दिए, गाड़ दिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है फलक AC की ओर P और Q पिनों को प्रतिबिंब में को देखिए। अब यहाँ पे आपने प्रिज्म रखा हुआ है बीच में, ये प्रिज्म है आपका। ये वाली आपने जो है पेंसिल से रेखा खींची, यहाँ पे 2 पिन्स लगा दिए आपने। ठीक है, अब इस तरफ आके यहाँ पे खड़े होके आपने देखना है, यहाँ पे आपकी आँख है, यहाँ से आप देखोगे कि आपको पिन जो है एक लाइन में नज़र आएंगे। ठीक है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब नज़र आएगा। तो उस प्रतिबिंब की सीध में आपने यहाँ पे 2 पिन लगा लेने हैं, R और S। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिज्म जो है आपने हटा लेनी है। यहाँ पे इस प्रकार गाड़िए कि पिन R और S एवं पिन P और Q के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा में दिखाई दिए। इस तरह गाड़ने हैं कि आप यहाँ से देखोगे तो इनका प्रतिबिंब आपको ऐसे सीधा नजर आएगा। उस बिंब को देखते हुए, प्रतिबिंब को देखते हुए आपने यहाँ पे 2 पिन लगा लेने हैं। ठीक है, पिनों और कांच के प्रिज्म को हटाइए। हमने पिन भी उतार लेने हैं और प्रिज्म भी उठा लेनी है। प्रिज्म PE प्रिज्म की सीमा रेखा के बिंदु E पर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए PE, ये जो हमने लाइन खींची थी, ये कहाँ मिलती है? प्रिज्म को E बिंदु पर मिल रही है यहाँ पे। इसी प्रकार बिंदु R तथा S की एक रेखा से जोड़िए और इस रेखा को इस प्रकार आगे बढ़ाइए कि यह प्रिज्म के फलक AC से F पर मिले। अब इन दोनों बिंदुओं पे हमने, ये जो 2 बिंदु थे, हमने एक लाइन खींच ली और ये लाइन जो है, ये कहाँ मिल रही है? आके F बिंदु पे मिल रही है। यह E पे मिल रही थी और यहाँ पे F पे मिल रही है। हम पहले ही देख चुके हैं कि पिनों P तथा Q को मिलाने वाली रेखा फलक AB को से E पर मिलती है। ये देखो E पर मिल रही है और
ई तथा एफ को मिलाइए। अब हमने इस ई और एफ वाले बिंदु को हमने ये मिला दिया, ठीक है, यहाँ पे ये मिला दिया हमने। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदुओं ई और एफ पर अभिलंब खींचिए। अब ये इसके प्रिज्म के तीन फलक, ये फलक हैं ए बी और ए सी। ये वाला ए बी है और ये ए सी है। इस फलक पर हमने ई बिंदु पर अभिलंब खींचना है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना है इस फलक के। यहाँ पे इस पे 90 डिग्री का हमने कोण बनाना है। तो हमने ये जो है एन ई जो है ये कोण 90 डिग्री का बना दिया। इसी तरह इस फलक पे हमने ये 90, इस बिंदु पे 90 डिग्री का ये कोण बना दिया, ठीक है। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों ए बी और ए सी पे क्रमशः ई और एफ पर अभिलंब खींचिए। हमने ई पर भी अभिलंब खींच लिया और एफ पे भी हमने अभिलंब खींच लिया। चित्र 11.4 में दर्शाए अनुसार आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण को चिन्हित कीजिए। आपतन कोण कौन सा होता है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ देखिए आपतन कोण जो है, मैं यहाँ ये क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको ये सारा जो है वो क्लियर समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए, ठीक है, आपतन कोण है कौन, आई, ये वाला जो कोण जो हमने अभिलंब खींचा ना, और ये इस किरण ने और ये अभिलंब जो है इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये होता है कोण आई। इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। अपवर्तन कोण कौन सा है, जो हमने ई और एफ से रेखा खींची थी और ये अभिलंब, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं इन दोनों के बीच में ये वाला कोण कौन सा होगा, अपवर्तन कोण। इसको हम आर से लिखते हैं। निर्गत कोण कौन सा है, जो हमने अभिलंब खींचा था और जो ये हमने ये रेखा खींची है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं निर्गत कोण। तो यहाँ पे ये वाला कोण आपका, ये वाला कोण हो गया, ये वाला हो गया आपतन कोण, ये वाला कोण हो गया अपवर्तन कोण, और ये वाला कोण हो गया जो यहाँ से ये बना, ये हो गया निर्गत कोण, ठीक है। तो आपको ये वाले समझ आ गए। अब नीचे जो है यहाँ पे देखिए क्लियर किया हुआ है, पी ई जो है वो क्या है, पी ई यहाँ पे देखिए, मैं फिर इसको क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा चित्र को, ताकि आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपतित किरण कौन सी है, पीई, ये वाली आपतित किरण है। ये कौन सी हो गई, आपतित किरण। अपवर्तित किरण कौन सी है, ये ई एफ, ये वाली किरण जो है ये है अपवर्तित किरण। फिर निर्गत किरण कौन सी है, एफ एस, ये जो बाहर प्रिज्म से बाहर जा रही है इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। और ये वाला जो कोण होता है, इस कोण को, कोण ए को बोलते हैं हम प्रिज्म कोण, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको समझाया था। ये वाला कोण है आपतन कोण, ये वाला कोण है अपवर्तन कोण, और ये वाला कोण है निर्गत कोण। और ये जो कोण डी बनता है, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं, जैसे हम इसको बढ़ाएं, ठीक है, और इस रेखा को भी जैसे हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये वाला कोण जो बनता है इसको हम बोलते हैं विचलन कोण। तो क्लियर हो गया, कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो ये कैसे होता है ये सारा आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पीई आपतित किरण है, पीई देखिए, पीई आपतित किरण है, ई एफ अपवर्तित किरण है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वो किरणें आप देखते जाइए, ठीक है। एफ एस निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ ए बी पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश हो रही है। देखिए यहाँ से, यहाँ बाहर वायु है, वायु से यह कहाँ गई, कांच में, यहाँ पे कांच में आ गई।
कांच से ये कहाँ जा रही है, फिर दोबारा वायु में आ रही है। ठीक है, तो पहले वो गई वायु से कांच में, कांच से कहाँ आई वापस, फिर वायु में आगे की ओर मुड़ गई। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरे पृष्ठ AC पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, अतः यह अभिलंब से दूर मुड़ती है। तो यहाँ पे क्या है कि अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये वाली किरण कहाँ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरे में चल रहा है, दूसरे माध्यम में जा रहा है, यहाँ कांच से कहाँ जा रहा है, वायु में। तो ये अभिलंब से क्या हो रही है, ये अभिलंब से दूर जा रही है। ठीक है, प्रिज्म के प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की तुलना कीजिए। यह कांच के स्लैब में हुए झुकाव के समान ही है। प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो क्योंकि प्रिज्म जो है इसकी आकृति कुछ खास होती है, इसलिए निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है। देखो ये है निर्गत किरण, ये वाली सॉरी, ये देखिए ये आपतित किरण और ये वाली निर्गत किरण जो ये कोण बनाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। इस स्थिति में कोण D विचलन कोण है। उपरोक्त क्रियाकलाप में विचलन कोण को चिन्हित कीजिए और इसे मापिए। फिर आता है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। यहाँ पे देखिए, आपने किसी इंद्रधनुष में भव्य वर्णों को देखा और सराहा होगा। आप देखते हो कि जब बारिश होती है उसके बाद आसमान में जो है इंद्रधनुष नज़र आता है हमें, उसमें कितने ही सुंदर रंग होते हैं। ठीक है, सूर्य के श्वेत प्रकाश से हमें इंद्रधनुष के विभिन्न वर्ण किस प्रकार प्राप्त होते हैं कि ऊपर जो सूर्य का प्रकाश आता है वो तो हमें सफ़ेद नज़र आता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वर्षा के बाद हमें जो आसमान पे इंद्रधनुष नज़र आता है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए हम फिर से प्रिज्म में से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं। कांच के प्रिज्म के झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ एक रोचक परिघटना दर्शाते हैं। आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा देखें। यहाँ पे देखिए, गत्ते की एक मोटी शीट लीजिए और उसके मध्य में एक छोटा छिद्र या एक पतली झिर्री बनाइए। मतलब आपने एक जो है गत्ते की एक मोटी शीट ले ली और उसके बीच में एक छोटा सा छेद जो है बीच में कर देना है। पतली झिर्री पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए। इसे श्वेत प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्राप्त होगा। आपने ये जो छोटा सा छेद करा था ना, यहाँ से आपने क्या करना है, प्रकाश को जाने देना है। ठीक है, अब कांच का एक प्रिज्म लीजिए और चित्र 11.5 में दर्शाए अनुसार झिर्री से प्रकाश को इसके एक फलक पर डालिए। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे हमने बोर्ड लगाया था ना, बोर्ड पे हमने एक छेद करा, छेद से हमने प्रकाश जो है वह यहाँ पे डाला। ये प्रकाश की एक किरण जो है यहाँ आके कहाँ पड़ी, प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी। ठीक है, प्रिज्म को धीरे से इतना घुमाइए कि इससे बाहर निकलने वाला प्रकाश पास रखे किसी पर्दे पर दिखाई देने लगे। मतलब हमने प्रिज्म को थोड़ा इस कोण पे हमने उसको सेट करना है कि इससे जो ये प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही हैं वो हमें किसी पर्दे पर नजर आए। ठीक है, आपने क्या देखा, आप वर्णों की एक आकर्षक पट्टी देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा, हमें अलग अलग कलर की पट्टियाँ नज़र आएंगी। ऐसा क्यों होता है, तो अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा जो है वो क्यों होता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमने एक गत्ते की एक शीट ली, ये वाली, यहाँ पे हमने एक छेद किया, यहाँ हमने यहाँ से प्रकाश दिया। प्रकाश जो है क्योंकि एक छेद में से निकल रहा तो एक किरण के रूप में निकला यहाँ पे। तो फिर हमने यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया, ये वाला। ठीक है, ये पर्दे पे
तो हम देख रहे हैं कि हमें जो है वहाँ पे अलग अलग रंग की पट्टियाँ मिली। वो क्यों मिली, अब हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। संभवतः प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टी में विभक्त कर दिया। मतलब जो श्वेत प्रकाश यहाँ से आया था वो किस में बट गया, यहाँ पे आके रंगों में बट गया। इस रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णकों को नोट कीजिए। ये हमने कलर नोट करने हैं कि पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, को क्रम क्या है। दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम है बैंगनी, जामुनी, नीला। नीचे से स्टार्ट करिए, देखिए पहले बैंगनी है, फिर उसी के साथ जामुनी है, फिर नीला है, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। ठीक है, जैसा कि चित्र 11.5 में दर्शाया गया है। प्रसिद्ध परिवर्णी शब्द विबग्योर आपके वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। ये देखिए विबग्योर होता है VIBGYOR, विबग्योर। वी का मतलब वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैंगनी। आई का मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब जामनी। बी ब्लू, ब्लू तो आपको मालूम है नीला। ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। ठीक है, तो इस तरह से कलर्स होते हैं और ये यहाँ इस में होते हैं इस तरह से VIBGYOR। नीचे आपको वॉयलेट मिलेगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अच्छा, प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये जो बैंड हमें मिला है ना पूरा ये वाला, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। हो सकता है आप सभी वर्णों को अलग अलग ना देख पाएं, फिर भी कुछ ऐसा अवश्य है कि जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को विक्षेपण कहते हैं, कि अलग अलग कलर्स में जो ये विभाजन हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, विक्षेपण। ठीक है, क्लियर है ये सबको। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आपने देखा होगा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी रंगों में विक्षेपित हो जाता है। कि प्रिज्म के ऊपर यहाँ पे ये जो श्वेत प्रकाश पड़ता है ये किस में आके यहाँ पे किस में निकलता है, 7 रंगों में निकलता है। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ देखा था, यहाँ पे लाल जो है वो इस तरह कम कोण बना रहा है, ये वाला ज़्यादा कोण बना रहा है। तो अलग अलग कोणों पे सारे सबके कोण जो हैं, लाल का अलग है, पीले का अलग है, हरे का अलग है, तो अलग अलग कोण वो बना रहे हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। आपने यहाँ पे देखा लाल प्रकाश जो है वो सबसे कम झुक रहा है और नीला प्रकाश जो है वो सबसे ज़्यादा झुक रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं तथा सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। यह सुस्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे जो श्वेत प्रकाश जाता है वो यहाँ से 7 रंगों में बट जाता है और 7 में से जो ऊपर लाल रंग का होता है वो सबसे कम झुकता है और जो नीले रंग का होता है, वायलेट रंग का, बैंगनी रंग का जो होता है वो सबसे अधिक झुकता है। ये आपके मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है कि सबसे अधिक जो है क्या कहते हैं, सबसे कम कौन सा प्रकाश झुकता है। तो हम आपको मालूम होना चाहिए लाल, और सबसे ज़्यादा कौन सा झुकता है, बैंगनी। आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उसने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों की ओर अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिले। फिर उन्होंने चित्र 11.6 की भांति एक दूसरा सम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी दिशा में रखा। अब जैसे एक ये वाला रखा हुआ ना, ये प्रिज्म,
इसी के साथ ही उल्टा करके एक और प्रिज्म रख दिया। तो इसमें क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो प्रकाश का हमें पुंज मिला था ना, वेब ग्योर वाला, अलग अलग रंगों का यहाँ पे आके मिला, वो जब इसके ऊपर पड़ा, ठीक है, और वहाँ से जब प्रकाश बाहर निकला, यहाँ से प्रकाश बाहर जा रहा है, तो वो प्रकाश कौन से कलर का था? श्वेत कलर का। ठीक है, यहाँ से देखिए श्वेत प्रकाश डाला था, 7 रंगों में विभाजित होकर यहाँ पे निकला था। ठीक है, फिर वो इसके ऊपर गया और यहाँ से वो किस रूप में बाहर निकला? श्वेत प्रकाश के रूप में। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। निर्गत हो रहा है मतलब बाहर निकल रहा है। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है। तो इससे हमें पता चल गया कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो श्वेत होता है और उसमें वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। उन 7 रंगों के समूह को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम हैं। तो इसी के कारण जो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है वो भी इसी के कारण हमें नज़र आता है। कैसे? कि जब बारिश होती है तो वातावरण में क्या होता है, छोटी छोटी जो है वो पानी की बूंदें जो विद्यमान होती हैं, यह वायुमंडल में उपस्थित जल को सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश में परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। तो उन छोटी छोटी बूंदों के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, उसमें से कलर्स निकलते हैं और हमें वो इंद्रधनुष जो है वो नज़र आता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकता है कि इंद्रधनुष जो है कौन सी दिशा में बनता है, सूर्य के सामने, सूर्य के पीछे, सूर्य के आगे या सूर्य के विपरीत दिशा में। तो आपको मालूम होना चाहिए इंद्रधनुष हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। तो जो जल होता है, समझ लो ये जो प्रिज्म दिखाई है यहाँ पे, ये प्रिज्म जो है, यहाँ पे देखिए एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये जल की बूंद है, इसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है और ये 7 रंगों में निकल रहा है। इस तरह से बहुत सारी जल की बूंदें हैं तो बहुत सारी प्रिज्म हो जाएंगी, तो प्रकाश जो है वो 7 रंगों में हर एक में से निकलेगा। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, अतः इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अतः जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। तो उनमें से जब प्रकाश बाहर निकलता है तो उसको क्या करती हैं, वो अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंच सकते हैं। तो हमें ये कलर्स कैसे नज़र आते हैं? प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जल प्रपात अथवा जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जब हम आकाश की ओर धूप वाले दिन में, ठीक है, किसी जब जल प्रपात या फव्वारे को देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इंद्रधनुष हमें वहाँ जो है वो नज़र आ सकता है। फिर आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। आपने संभवतः कभी आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरक के रूप उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों को आभासी, अनियमित, अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। आपने देखा होगा कि जो कभी आग की भट्टी देखी हो यहाँ, या कोई मतलब आपने ऊष्मीय विकिरक के ऊपर उठती गर्म वायु, कोई भी मतलब गर्म चीज़ है उसके ऊपर की जो गर्म वायु है उसमें देखा होगा धूल के कणों को, ठीक है, वो उसमें क्या होती है, हल्की सी झिलमिलाहट होती है, वो थोड़ा सा हिल रहे होते हैं। ठीक है, आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। जो आग के एकदम ऊपर वाली वायु है
वो क्या होती है, एकदम से गर्म हो जाती है, जबकि उसकी ऊपर वाली लेयर इतनी जल्दी गर्म नहीं होती। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक भट्टी जल रही है, ठीक है, आग है इसमें, तो ये वाली वायु जो है वो जल्दी गर्म होगी, ऊपर वाली वायु जो है इतनी जल्दी गर्म नहीं होगी। ये ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी तो ये क्या होगी, हल्की हो जाएगी, और इसका अपवर्तनांक जो है उससे ठंडी वायु से थोड़ा सा कम होगा। ये गर्म वायु है और ये ठंडी वायु है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कम सघन होगी, जो गर्म वायु होगी वो कम हल्की होगी और कम सघन होगी, और इसका अपवर्तनांक जो है ठंडी वायु से थोड़ा कम होगा, क्योंकि अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं हैं, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती है। इस प्रकार एक अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तो इसमें यहाँ पे अब देखिए क्या होता है कि ये वायु गर्म थी, ये ठंडी थी, इसमें क्या हो गया, ये हल्की, गर्म जो वायु होती है वो हल्की होती है, इसलिए वो कम सघन थी, और इसका अपवर्तनांक जो है इस ठंडी वाली से थोड़ा सा कम था। और ये अपवर्तनांक जो है ये लगातार जो है स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है, ठीक है। और वायु अपवर्तन भी होता है, और इससे क्या होता है कि हमें ये क्या प्रतीत होता है, यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। हमें ये जो है कैसे नज़र आता है, थोड़ा सा अस्थिर सा नज़र आता है। तारों का टिमटिमाना बृहद स्तर की एक ऐसी ही परिघटना है, इसीलिए हमें जो तारे भी हैं वो भी हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। एक्चुअल में जो तारे जो हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, तो फिर भी हमें वो टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आते हैं, उसका कारण है कि यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसके कारण हमें तारे जो हैं वो टिमटिमाते नज़र आते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि तारे जो है वो क्यों टिमटिमाते हैं। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये आपका MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि तारे क्यों जो है टिमटिमाते हैं, तो आपको रीज़न पता होना चाहिए, वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने पर तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता है, कि तारे का प्रकाश जहाँ तारा है वहाँ से आते आते पृथ्वी तक जो है उसमें बहुत बारी अपवर्तन होता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे को आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्चुअल में तारा जो है यहाँ पे होता है, लेकिन हमें प्रतीत यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जो है वो लगातार अपवर्तन होता रहता है, और इसका लगातार जो है उसका अपवर्तनांक जो है वो बदलता रहता है, और क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, और तारे की जो आभासी स्थिति होती है वो वास्तविक स्थिति से कुछ हमें भिन्न होती है। क्यों भिन्न होती है? क्योंकि इसमें लगातार वायुमंडलीय अपवर्तन होता रहता है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। जब हम क्षितिज के निकट देखते हैं, ठीक है, तो हमें जो है वो तारा कैसा प्रतीत होता है, अपने जहाँ पे वो होता है ना, उससे वो थोड़ा ऊंचा नज़र आता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऐसी भी परिस्थिति में पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है, तारे की वह आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे बदलती भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं है। आप देखते हो कि पृथ्वी भी जो लगातार घूमती रहती है, और तारे भी जो है वो लगातार उसकी जो स्थिति जो है वो बदलती रहती है। इस कारण
तो तारे भी, यह आभासी स्थिति भी स्थायी ना होकर धीरे धीरे बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है, तो तारों की स्थिति भी क्या होती है, धीरे धीरे बदलती रहती है। और साथ में वायुमंडलीय अपवर्तन भी होता रहता है, तो तारे जो हैं हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और ये अपनी स्थिति से थोड़े से ऊंचे नज़र आते हैं हमें। क्योंकि तारे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं। क्योंकि तारों के आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे को आभासी स्थिति विचलित होती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। तो वो झिलमिलाते हुए क्यों नजर आते हैं? क्योंकि प्रकाश के बिंदु स्रोत के नज़दीक है। तारों से जो प्रकाश आता है वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा परावर्तित होता रहता है और तारे की आभासी जो स्थिति है वो भी क्या होती रहती है, उससे थोड़ी विचलित होती रहती है। और आँखों में जब ये तारे का प्रकाश जाता है तो हमें क्या लगता है, तारे जो हैं वो झिलमिला रहे हैं। ये किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। अब यह तारे तो हैं वो टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? इसका क्या कारण है? ग्रह जो हैं हमारे, जो तारे जो हैं वो बहुत दूर हैं हमारे से, ग्रह जो हैं वो हमारे पृथ्वी के पास हैं और इसलिए उनमें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है। इसमें क्या है कि एक तो पहला तो है कि तारे जो हैं वो पृथ्वी के बहुत दूर हैं और ग्रह जो हैं वो पृथ्वी के बहुत पास हैं। और अगर हम मान लें कि ग्रह को हम बिंदु साइज का मान लेते हैं और सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों को जब हम अपने नेत्र में प्रवेश करने देते हैं तो क्या होता है, तो प्रकाश की जो कुल मात्रा होती है, कुल परिवर्तन होता है, वो क्या हो जाता है, उसका औसत अगर हम लें तो वो 0 के लगभग हो जाता है। इसी कारण जो है हमें वो ग्रह जो है वो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। नेक्स्ट आता है, इसमें देखो मेन जो है तारों का टिमटिमाना में आपको मेन कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त कि हमें जो है, इसका मतलब क्या है कि हमें सूर्य जब उगता है तो हमें वो 2 मिनट पूर्व ही वो ऊपर दिखाई देता है और जब डूबता है तो क्या होता है, उसमें 2 मिनट बाद तक हमें वो दिखाई देता है जबकि वो एक्चुअली में डूब चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। वो हमें क्या होता है, जो सूर्य जब अभी जो है अभी सूर्योदय हुआ नहीं होता, लेकिन हमें वो 2 मिनट पहले सूर्य नज़र आना शुरू हो जाता है। क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तथा वास्तविक सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमें 2 मिनट वो सूर्य ऊपर ही नज़र आता है जबकि वो उसका सूर्यास्त 2 मिनट पहले हो चुका है। तो ये किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। चित्र 11.10 में सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक है, ये तो है वास्तविक वाली, जहाँ पे वो भी अभी उगा नहीं है सूरज, लेकिन हमें ये आभास होता है कि सूर्य जो है वो निकल आया है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्र का चपटी प्रतीत होती है। तो जब इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम में हमें जो सूर्य जो है वो
गोलाकार नहीं नज़र आता, हमें वो चपटा नज़र आता है। ठीक है, तो इसमें मेन रीज़न आपका यही है कि हमें वायु अपवर्तन के कारण जो है सूर्य जो है हमें 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लग पड़ता है और सूर्यास्त जो है वो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति के अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। कि प्रकाश के कारण हमें बहुत सी अजीबोगरीब जो है घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि आकाश का नीला रंग, समुद्र का, गहरे समुद्र में जल का रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, हमें लालिमा वाला दिखाई देता है ना सूर्योदय और सूर्यास्त। कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं हैं जिनसे हम परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के विषय में अध्ययन किया। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, कि जो वास्तविक विलयन है उसमें से हमें प्रकाश जो है वो उसका मार्ग दिखाई नहीं देता। किसी कोलाइडी विलयन में जहाँ कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है, मार्ग दृश्य होता है। कोलाइडल जो विलयन है उसमें हमें दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक विलयन में जो है वो किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, फिर आ जाता है टिंडल प्रभाव। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। मतलब कि जो हमारा वायुमंडल है इसमें बहुत सारे तरह तरह के सूक्ष्म कण हैं। ठीक है, और वो उसमें विषमांगी मिश्रण है, अलग अलग कण उसमें हैं। इन कणों में धुआं, जल की बूंद, सूक्ष्म बूंद, धूल के निलंबित कण और वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इस विषमांगी मिश्रण में क्या क्या होता है? धुआं होता है, जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, धूल के कण होते हैं और वायु के अणु होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो जब क्या होता है, इस हमारे वायुमंडल में प्रकाश पुंज कोई वहाँ से इन छोटे छोटे कणों से जब टकराता है तो हमें वो जो किरण का मार्ग होता है वो बड़ा क्लियर नज़र आने लग पड़ता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव पैदा करती है, कि ये जितने भी कोलाइडी कण हैं उनके द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उससे हमें टिंडल प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। इसके विषय में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा तो आप 9th क्लास का मेरा जो है लेसन जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो उसमें ये सारा डिटेल में डिस्कस किया गया हुआ है। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो उस परिघटना को देखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब आप कमरे में बैठे हो तो क्या होता है, खिड़की में से एक प्रकाश की किरण आ रही होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो प्रकाश के वो होते हैं उसमें धूल के जो कण होते हैं आपको नाचते हुए से प्रतीत होते हैं। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के वितान में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव हम कहाँ देख सकते हैं? जैसे आप घने जंगल में जाते हो तो पेड़ों के बीच में से छन के जो है प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं, तो उसमें भी हमें जो धूल के कण जो हैं वो ऊपर नीचे गति करते हुए नज़र आते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं। तो जंगल में जो होता है क्या होती है? नमी होती है, कुहासा होता है। ठीक है, उसमें वहाँ पे उसमें कुहासे में छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं जो क्या करती हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन करती हैं।
प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अब जो कण हैं वो सूक्ष्म बूंदें हैं, उनका साइज क्या है, इसी पर ही प्रकीर्णित प्रकाश का कलर जो है वो डिपेंड करता है। अतः सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं वो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, और बड़े साइज के कण जो हैं अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। तो जो अब यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ इस सब का क्या मतलब हुआ कि जो है प्रकाश, वो जो कण हैं, कणों के साइज पर प्रकीर्णन का कलर जो है डिपेंड करता है। जो बहुत छोटे वाले कण होंगे, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, वो नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, और बड़े साइज वाले जो हैं वो कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जैसे लाल, पीला। ठीक है। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो वो श्वेत प्रकाश ही प्रतीत होता है हमें। नेक्स्ट है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर भी, वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने के लिए प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुने है। तो क्या है, लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा कितनी है, 1.8 गुना। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल की अपेक्षा नीले को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जब कोई प्रकाश वायुमंडल में से निकलता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं करते, वो नीले रंग का प्रकीर्णन जो है अधिक तेजी से करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे आँखों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता। ठीक है। तो यहाँ पे पहले था कि जो वायु के सूक्ष्म कण है वो लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं करते, नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक करते हैं, और उस तरह वो नीले रंग का प्रकाश जो है हमारी आँखों में पहुँचता है और हमें आसमान जो है वो नीला नज़र आता है। और यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, ये भी MCQ में आपका आ सकता है कि अगर पृथ्वी में वायुमंडल ना हो तो क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, लाल रंग का होगा, नीले रंग का, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन पूछे जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं है तो कोई प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तब आकाश काला प्रतीत होगा। जब कोई प्रकीर्णन ही नहीं हो पाएगा तो हमें आकाश जो कैसा नजर आएगा, काले रंग का। तो ये आपको याद रखना है, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर वायुमंडल ना हो तो क्या होगा, प्रकीर्णन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, और तब आकाश का रंग कैसा होगा, काला होगा। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। आप कभी प्लेन पे जाओ, आप प्लेन जो है बहुत ऊंचाई पे अगर उड़ रहा है तो आप ऊपर आकाश देखोगे, वो आपको काले रंग का प्रतीत होगा, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर जो होता है वो प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता, हमें उस बहुत ऊंचाई पर प्रकीर्णन क्लियर नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमें वो काला प्रतीत होता है। संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। आपने देखा होगा जितने भी डेंजर के साइन या एम्बुलेंस, मतलब जितने भी खतरे के जो चिन्ह होते हैं वो क्या होता है, वो सारे लाल रंग से लिखे जाते हैं। क्यों? लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है, क्योंकि इसमें बहुत कम प्रकीर्णन होता है। और ये हमें इवन जो कोहरा हो, धुआं हो, उसमें भी हमें लाल रंग जो है वो दूर से ही नज़र आ जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि आगे जो है कुछ खतरा है, तभी ये चिन्ह जो है हमें यह नज़र आ रहा है। ठीक है,
तो इसका कारण क्या है कि लाल रंग में सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए हम खतरे के जितने भी संकेत या सिग्नल है वो लाल रंग से लिखे जाते हैं। ठीक है। फिर है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। क्या आपने सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश तथा सूर्य को देखा है? क्या आपने सोचा है कि सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश रक्ताम क्यों प्रतीत होता है? आप देखते हो कि जब हम सुबह के टाइम देखते हैं, जब सूर्य निकल रहा होता है या जब सूर्य डूब रहा होता है, उस समय हमें थोड़ी सी आकाश में लालिमा सी नज़र आती है, लाल रंग सा नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? आकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताम प्रतीत होने को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। ठीक है। इसमें यहाँ पे ये सारा क्रियाकलाप है, लेकिन मैं आपको यहीं पे समझा रही हूँ सारा। ये इस चित्र में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने एक अभिसारी लेंस, जिसको हम उत्तल लेंस लगते हैं, ये L, ठीक है, L1 है ये। ठीक, L1 एक यहाँ लिखा लेंस रखा हमने, और इसकी यहाँ पे एक प्रकाश का स्रोत, यहाँ कोई हमने बल्ब लगा के इसके ऊपर ये प्रकाश जो है वो गया। यहाँ से निकलने के बाद ये समांतर रेखाओं में गया प्रकाश। ठीक है, ये सारा प्रकाश यहाँ समांतर जा रहा है। हमने यहाँ पे एक गत्ते का कार्डबोर्ड ले लिया और उसके बीच में ये छोटा सा होल कर दिया। ठीक है। अब कुछ प्रकाश जो है वो सीधा यहाँ से, जो होल के सामने था, वो प्रकाश सीधा चला गया। यहाँ पे हमने L2 जो है वो भी अभिसारी लेंस रख दिया, उत्तल लेंस जिसको बोलेंगे। यहाँ से सारा प्रकाश जाके यहाँ पे इधर इकट्ठा हो गया। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे, यहाँ तक मैंने कर दिया। ये पर्दा है MN, यहाँ पे ये जो है प्रतिबिंब बन गया। अब क्या करना है, टैंक से लगभग 2 लीटर स्वच्छ जल लेकर 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट घोलिए। इस टैंक में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट 2 लीटर पानी में घोल देना है। जल में लगभग 1 से 2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। तो इसमें पहले हमने क्या निकाला, 200 ग्राम हमने डाल दिया सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इसमें डाला, और साथ में हमने 1 से 2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा वो हम यहाँ पढ़ते हैं। लगभग 2-3 मिनट के पश्चात आप सल्फर के सूक्ष्म कणों को अवक्षेपित होते देखेंगे। यहाँ पे सल्फर के कण जो हैं आपको नज़र आएंगे। जैसे ही सल्फर के कण बनना प्रारंभ होते हैं, सल्फर के कण कहाँ से बनेंगे, ये सोडियम थायोसल्फेट, ये जो सल्फेट डाला था वहाँ से सल्फर के कण जो है वो बनना प्रारंभ होंगे। आप कांच के टैंक के 3 पार्श्वों से नीला प्रकाश देख पाएंगे। 3 कौन कौन से, हमने यहाँ पे तीनों साइड्स, जो टैंक की तीनों साइड्स हैं, वहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा, कॉर्नर्स पे तीनों पार्श्वों से नीला प्रकाश हमें नज़र आएगा। यह सल्फर के सूक्ष्म कोलाइडी कणों द्वारा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। ये क्यों होता है, ये हमें सल्फर का, यहाँ पे हमें जो किनारे हैं वो नीला, पार्श्व जो है हमें नीला प्रकाश हमें क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि जो सल्फर के कण जो हैं वो बहुत छोटे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा वो क्या कर रहे हैं, कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहे हैं, जिसके कारण हमें ये जो है नीला नज़र आ रहा है। कांच के टैंक के चौथे पार्श्व से वृत्ताकार छेद की ओर से पारगत प्रकाश के रंग का प्रक्षेपण कीजिए। कि यहाँ से अब ये जो प्रकाश जा रहा है, ये इसका हमने स्टडी करना है। यह प्रेक्षण अति रोचक है क्योंकि पर्दे पर पहले नारंगी लाल और फिर चमकीला किरमिजी लाल रंग दिखाई देता। पर्दे पे हमें कौन, यहाँ पे तो नीले रंग का प्रकीर्णन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है, हमें नारंगी लाल या फिर किरमिजी लाल रंग जो है वो नज़र आता है। यह क्रियाकलाप प्रकाश के प्रकीर्णन को निर्देशित करता है, जिससे आपको आकाश के नीले रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताम प्रतीत होने को समझने में
सहायता मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर ये आया है कि क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुँचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल से वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। कि जितना भी सूर्य का प्रकाश हमारे पास पहुँचता है तो हमारे आँखों में पहुँचने से पहले वो क्या होता है, वायुमंडल की मोटी परतों में से होकर आता है। तथापि जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। जब सूर्य यहाँ पे होता है तो उसको जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर हो यहाँ पे, तो ये जो है वो कम दूरी जो है वो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले और बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्णन हो पाता है। तो इसका रीज़न क्या है, दोपहर के समय हमें सूर्य जो है वो सफ़ेद क्यों नज़र आता है? क्यों? क्योंकि उस समय जो है नीले और बैंगनी वर्ण का कुछ भाग ही प्रकीर्णित हो पाता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। जब ये क्षितिज पे आता है, इधर आता है, तो क्या होता है, नीले और कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग जो है वो क्या हो जाता है, कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है। इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है और उसमें कौन सा होगा, इसी कारण जो है वो हमें सूर्य जो है वो लाल रक्ताभ या लालिमा वाला नज़र आता है। तो बेटा उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो है समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।